हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज़ यूजीसी नेट जेआरएफ बाय रिचा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और ये हमारा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का पार्ट 8 है। इसमें मैं आपके साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज से हम देखेंगे इसमें कि जो भी हमारे प्रोटोकॉल हैं और गोल्स हैं उनको देखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी गोल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, सबमिट हुई हैं, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे और कुछ भी हमसे मिस नहीं होगा। इसलिए पूरा पढ़ने के लिए डिटेल में मैंने जितने भी गोल्स प्रोटोकॉल हैं उनको 3 लेक्चर में डिवाइड किया हुआ है, जिससे कि आप थोड़ा सा एक बार पढ़ें, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस को देखें, समझें और उन चीज़ों को आप याद करें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस गोल, उस प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। तो पूरा अच्छे से समझने के लिए आप 3 वीडियो हैं, तीनों को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 1961 से। अब देखिए, यहाँ से हम मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे जिससे कुछ भी मिस नहीं हो। एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप डेफिनेटली कर लेंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन भी करना है जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पर WWF, जो कि वर्ल्ड वाइड फंड की बात करता है। और ये वर्ल्ड वाइड फंड जो है वो किस चीज के लिए है? नेचर के लिए है। तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और ये कब आया था? 1961 में। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। जो अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको स्टॉप करने के लिए ये आया था। एंड बुल्ड द फ्यूचर इन विच ह्यूमन लिव इन हार्मोनी विद नेचर, और इस तरीके का बनाना है जिसमें इंसान रह सके। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। क्या क्या चीजें बताई गई? अगर लोग अच्छे से रह सके, नेचर के साथ कोऑपरेट कर सके, उसके लिए हमें कुछ ध्यान रखना होगा। तो कौन कौन सी बातें हैं? यहाँ से स्टार्ट हुआ कंजर्विंग दी वर्ड्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जैसे कि बहुत तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, जीव जंतु होते हैं जो कि आप देख रहे होंगे एनवायरमेंट पोल्यूशन के साथ धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनको हमें क्या करना है? कंजर्व करना है, ठीक है। जैसे कि घर बनाने के लिए लोग जंगलों को काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है? जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो रही हैं, तो उनको बचाना है। दूसरा है यहाँ पे इंश्योरिंग दैट द यूज ऑफ रिन्यूएबल नेचर रिसोर्स इज सस्टेनेबल। तो हमें इंश्योर करना है कि हमें जो भी रिन्यूएबल नेचर है उसको भी इंश्योर करना है, उन रिसोर्सेज को भी ठीक तरीके से यूज करना है। इस बात को यहाँ पे कहा गया। और थर्ड यहाँ पर बताया गया कि प्रमोटिंग दी रिडक्शन ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना है, और जो भी वेस्ट जहां से ज्यादा निकलता है उस वेस्ट चीज को कम करना है। हम वेस्ट को खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम किसी तरीके से थोड़ा एफर्ट लगा के कम कर सकते हैं। तो 3 बातें कही गई। इसमें आपको याद क्या क्या करना है कि जो वर्ल्ड वाइड फंड है वो किस लिए आया था? नेचर के लिए आया था, और 1961 में आया था। और यहाँ पर जो डिग्रेडेशन हो रहा है प्लैनेट का उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे? इसके 3 तरीके हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज को भी, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनको सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है, और वेस्टफुल, जो वेस्ट निकल रहा है, जो कचरा निकल रहा है, उसको कम करना है, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, शायद यहाँ से एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ कि एवरी 2 ईयर एक रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट का नाम याद रखना है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। तो वर्ल्ड वाइड फंड प्लैनेट से रिलेटेड था, नेचर से रिलेटेड था, 1961 में आया था। जो प्लैनेट है वो डिग्रेडेट हो रहा है उसको स्टॉप करना है, और एक यहाँ पर रिपोर्ट आती है जो कि लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है। नाउ नेक्स्ट है आपका रामसर कन्वेंशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? जो रामसर कन्वेंशन है वो आपका 1971 में आया। रामसर कन्वेंशन is the only global environment treaty that deal with a particular ecosystem। अब इकोसिस्टम क्या है?
ये तो आपको बताया था ना मैंने कि ये जो भी जीव जंतु होते हैं वो मतलब किसी ना किसी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे कोई किसी को खाता है, और इकोसिस्टम में क्या होता है कि उसकी जलवायु के हिसाब से वहां के वनस्पति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, तो ये सारी चीजें हिस्सा होती है इकोसिस्टम का। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, जो रामसर कन्वेंशन है वो पर्टिकुलर था जो कि इकोसिस्टम के लिए आया था। द कन्वेंशन यूज एज ब्रॉड डेफिनेशन टाइप ऑफ वेटलैंड। यहाँ पर वेटलैंड की बात की गई है। देखिए जो जो भी हाईलाइटेड चीजें हैं वो आपको एकदम याद कर लेनी है, क्योंकि वहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर में। तो जो रामसर कन्वेंशन है वहां पर वेटलैंड की बात की गई, ठीक है। वेटलैंड कवर्ड इन दिस इट्स मिशन एंड इंक्लूडिंग द लेक्स, यहाँ पे लेक्स, रिवर, स्वैम्प, मार्शी एरिया, ग्रासलैंड, ऐसे जितने भी जो वेटलैंड्स होते हैं। वेटलैंड का मतलब जो नदी के किनारे का हिस्सा होता है उसकी बात होती है, पानी के जो भी किनारे का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे रामसर कन्वेंशन में किसकी बात की गई है, वेटलैंड की बात की गई है, 1971 में आया था, ठीक है। अब यहाँ पर एक मॉन्टेरक्स रिकॉर्ड होता है, यानी कि जैसे रजिस्टर वगैरह में हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ना, तो वैसे ही मॉन्टेरक्स रिकॉर्ड है जहां पर वेटलैंड की लिस्ट लिख दी जाती है। जो भी इंटरनेशनल में रजिस्टर्ड होते हैं जो भी वेटलैंड, उसको इस लिस्ट में मॉन्टेरक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो कि आपका 1972 में आया था। इसमें क्या बात हुई थी, यहाँ पर कहा गया कि मैक्सिमम कंट्री यानी कि 113 देश जो है, इंडिया के साथ साथ 113 देश पार्टिसिपेट किए एंड एक्सेप्ट दी डिक्लेरेशन। इस जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन है इसको एक्सेप्ट किया, और इसमें क्या थे, 26 प्रिंसिपल थे। ये बात याद रखनी है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन जो कि 1972 में आया, यहाँ पे 26 प्रिंसिपल थे, ठीक है। दीज प्रिंसिपल प्रोवाइड द बेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। तो ये जो प्रिंसिपल थे वो किस पे बेस थे, वो एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट, बिल्कुल आप जो वर्ड है उसी को ही नोट डाउन कीजिए, क्योंकि सेम टू सेम वर्ड आपको एग्जाम में भी मिल जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन था, ठीक है, जहां पर जो कि 1972 में हुआ था, वहां पे 26 प्रिंसिपल थे। वो प्रिंसिपल बेस्ड किस पे थे, देखिए कभी एग्जाम में अगर नंबर ऑफ प्रिंसिपल पूछ लिया तो कभी ये भी पूछ लेगा कि वो प्रिंसिपल किस पे बेस्ड थे। तो दोज प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। देखिए यहाँ पर ये जो है एक तरीके से ये इमेज भी आपको दिख रही है। यहाँ पे क्या है, जैसे एक इंसान की इमेज बनी हुई है और इसके किनारे किनारे ये चक्र है, ठीक है, और इसके आगे ये जो है एनवायरमेंट मतलब ऐसा बना हुआ है। ये क्या कर रहा है कि मतलब एनवायरमेंट हमको भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, तो ये उसी चीज को शो कर रहा है। फिर यहाँ पे बता रहा है कि द यूएनईपी वर्क एज अ कैटलिस्ट, सिमुलेटर एंड कोऑर्डिनेटर अमंग द मेंबर स्टेट ऑन द एनवायरमेंट एक्शन। जो यूएनईपी है यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये कैटलिस्ट की तरह, एक सिमुलेटर की तरह यहाँ पर काम करता है और सबको कोऑर्डिनेट करता है, जितनी भी कंट्री है उसको कोऑर्डिनेट करता है। नाउ नेक्स्ट है साइट्स। देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसी को ही नोट डाउन करना है, क्योंकि आप उतना याद कर पाएंगे, ठीक है। जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर रखेंगे तो आप उतना याद नहीं कर पाएंगे, फिर क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो मिस हो जाएगी। तो जरूरी है कि आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जरूर से जरूर नोट डाउन करें और 3-4 बार उसको पढ़ लें, इतना काफी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर साइट्स, CITES, साइट्स जो कि 1973 में आया था। साइट्स में क्या था, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, 1973 में साइट्स आया था। साइट्स C इज रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज मतलब वो जो कि अब खत्म हो रही हैं, इंडेंजर्ड हैं, जो विलुप्त होने वाली हैं स्पीसीज, उनके लिए आया था। अब वो चाहे मतलब पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और वो जीव जंतु भी हो सकते हैं, ठीक है।
सो अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो साइट्स है क्या वो फ्लोरा के लिए मतलब केवल पेड़ पौधों के लिए ही था या क्या केवल जीव जंतु के लिए ही था, तो ये दोनों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट दी वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम एक्सटिंक्शन बाय रिक्वायरिंग दी गवर्नमेंट परमिट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन थ्रेटेंड वाइल्ड लाइफ एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि बहुत जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, जैसे हिरन हो जाता है या फिर टाइगर वगैरह की खाल या कुछ ऐसी चीजें, बहुत जानवरों के भी जो उनकी खाल होती है, बहुत सारी चीजों से बहुत कुछ बनता है। हाथी के दांत से काफी कुछ चीजें बनती हैं और भी बहुत सारी चीजें जो हम शायद जानते भी नहीं। तो कहा गया है कि अगर कोई भी ऐसा मतलब अगर आप कुछ करते हैं तो आपको उसकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट, क्यों किया जा रहा है, जिससे कि जो फ्लोरा फौना है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस एम टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द इंटरनेशनल कॉमर्शियल ट्रेड इंडेंजर्ड स्पीसीज प्रोडक्ट ड्राइव फ्रॉम देम। तो कह रहा है कि जो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही होती हैं, जैसे अगर आप पेंगुइन की बात करें तो वो ठंडे प्रदेशों में हो रहे हैं, मतलब ऐसे कुछ भी। तो कह रहा है कि इनका क्या होता है, अगर कुछ उनसे कुछ बनाना है तो वो क्या होगा कि वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इधर से उधर, इंटरनेशनल लेवल पे कॉमर्शियल काफी महंगे दामों पे चीजें उनकी बिकती हैं अगर कुछ बन सकता है चीजों से। तो कह रहा है कि लोग जो है एक मतलब इसको ट्रेड का बहुत बड़ा एक जरिया बना लिए हैं, तो जीव जंतुओं को मार के उनसे कुछ बनाने का और करने का। तो ऐसा ना करें, अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, जिससे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सके। The convention did not seek to directly protect the endangered species, rather than it aimed to reduce the economic incentive to poach endangered species and destroy their habitat by closing off international market. कह रहा है कि बहुत डायरेक्टली नहीं उनको रोका जा रहा, बट इनडायरेक्ट तरीके से रोका जा रहा है। और यहाँ पर एक वर्ड आया है पोच, तो यहाँ पे पोच और या पोचिंग ऐसा ही होता है जो ट्रेड किया जाता है, इलीगल ट्रेड करते हैं, तो उनको रोका जा रहा है, ठीक है। और उन स्पीसीज के लिए हो रहा है जो कि अभी खतरे में है, जो खत्म हो सकती हैं। तो साइट्स किसके लिए आया, फ्लोरा और फौना के लिए आया, और जो इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसके लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए ये आया, और 1973 में आया, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपका नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन कब आया, 1982 में। अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे, 1973 वाला, ठीक है। अब पढ़ रहे हैं 1982 में। तो नैरोबी डिक्लेरेशन वॉज एडॉप्टेड इन नैरोबी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ 10th एनिवर्सरी ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, जो कि 1972 में हुआ था। स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 में हुआ था। उसमें हमने क्या देखा था कि 26 प्रिंसिपल थे, ठीक है। तो अब वहां पे 1982 यानी कि 10 ईयर लेटर क्या होता है, नैरोबी डिक्लेरेशन होता है। तो नैरोबी डिक्लेरेशन में क्या बात की गई, द डिक्लेरेशन इनवाइसेस द क्रिएशन ऑफ स्पेशल कमीशन टू फ्रेम long term environment strategy for achieving the sustainable development up to year 2000 and beyond। तो पहली बार जो है नैरोबी डिक्लेरेशन में ये बात की गई, किस चीज की, लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट स्ट्रैटेजी आया। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट स्ट्रैटेजी कहां पर आई, नैरोबी डिक्लेरेशन में, जिसमें बात की गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, और कहा गया कि हमें इसको 2000 तक जो है अचीव करना है, और इसके बाद मतलब 2000 और उसके बियॉन्ड तक भी हमें अपने एनवायरमेंट को सस्टेनेबल एनवायरमेंट करना है। द डिक्लेरेशन वॉज एंडोर्स्ड बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जो कि UNEP है, 1987। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इस जो डिक्लेरेशन था नैरोबी का, वो 1987 में जाकर के UNEP द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन किस लिए था, ये जैसे हेडिंग लिखी हुई है बिल्कुल इसी तरह लिख लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में।
वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए वियना कन्वेंशन आया, जो कि 1985 में आया। जैसे ओजोन लेयर आपकी होती है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, बहुत सारी लेयर होती है एनवायरनमेंट में। तो हम ट्रोपोस्फेयर में हम रहते हैं, हमारे ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर, जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करती है यूवी रेजेस आने से। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि उस टाइम पे 1985 में कि ओजोन होल हो रहे हैं और इस तरीके से जो यूवी रेज है ये ओजोन को की लेयर को पार करके अर्थ तक पहुंच जा रही है। तो क्या किया गया, फिर तब प्लान बनाया गया कि नहीं, हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना है। ये जो लेयर है, ये जो ओजोन लेयर, इसको प्रोटेक्ट करना है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या आया, वियना कन्वेंशन 1985 में आया। तो ये बेसिस फॉर टेकिंग द इंटरनेशनल एक्शन टू प्रोटेक्ट द अर्थ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। In 2009, the Vienna Convention became the first convention for any kind of achieve the universal ratification. तो 2009 में मतलब ये बना कि ये पहला कन्वेंशन था जो जहाँ पे हमने कुछ चीजें अचीव की। ठीक है, तो इसलिए भी देखिए ये वियना कन्वेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है। वियना कन्वेंशन से रिलेटेड और भी बातें हैं। यहाँ पर एक बात ये भी है कि ये 1989 में लीगली जो है बाइंडिंग हुई। मतलब पहले तो इसका स्ट्रक्चर आया, बट बहुत सारी कंट्री होती है ना, कभी कोई रेडी है कोई नहीं है, या कोई कर सकता उसके लिए कुछ की नहीं कर सकता, तो लीगल बाइंडिंग हो गई कि ठीक है, ऑन पेपर चीजें आ गई कि हाँ अब इसको करना ही है। तो वियना कन्वेंशन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन एंड मल्टीलेटरल अग्रीमेंट हुआ यहाँ पर वियना कन्वेंशन के अंदर, जो कि 1985 में हुआ और एंटर्ड इनटू द फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लेयर 1988 में जो है ये फोर्स में आया। बट जो है इसको लीगल बाइंडिंग कब मिली, 1989 में। जहां पर भी लीगल बाइंडिंग आपको दिखे उसको जरूर नोट डाउन कीजिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। मॉन्टेरो प्रोटोकॉल, फिर इसके बाद शुरू हो जाती है आपकी मॉन्टेरो प्रोटोकॉल की शुरुआत होती है। तो मॉन्टेरो प्रोटोकॉल जो था HFCs के लिए है, केम इनटू द सब्स्टिट्यूट ऑफ द CFC एंड HFC। अब देखिए इसको आगे समझते हैं, पहले मॉन्टेरो प्रोटोकॉल है क्या। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका मॉन्टेरो प्रोटोकॉल। मॉन्टेरो प्रोटोकॉल कब आया, 1987 में। वियना कन्वेंशन कब आया था, 1985 में, यानी कि 2 साल बाद आपका आता है मॉन्टेरो प्रोटोकॉल। इसकी भी लीगल बाइंडिंग हुई थी। मॉन्टेरो प्रोटोकॉल किस लिए आया था, देखिए सबसे पहले में पता क्या चला कि अच्छा अर्थ की जो है ओजोन लेयर जो है उसमें होल हो रहा है, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना है। बट मॉन्टेरो प्रोटोकॉल में क्या हुआ कि अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, उन सब्सटेंस का पता लगाना है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में, जब पूछेगा कि सब्सटेंस कौन से कन्वेंशन में जो है आइडेंटिफाई किए गए, तो वो हमेशा आपका मॉन्टेरो प्रोटोकॉल होगा। जब ये कहेगा कि ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो रही है, उसके लिए जो फर्स्ट कन्वेंशन बना या फर्स्ट लीगल बाइंडिंग मिली, तो वो वियना कन्वेंशन होगा। तो वियना ओजोन लेयर के लिए है कि उसको प्रोटेक्ट करना है, और मॉन्टेरो प्रोटोकॉल क्या है, जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से वो खराब हो रहा है उसके लिए है। जैसे अगर ये अर्थ है तो इसके किनारे जो कवच बना हुआ था ओजोन लेयर का, वो क्या है, वो कहीं कहीं से ब्रेक हो रहा है। तो वो क्यों ब्रेक हो रहा है, हमने देखा था, पहले पढ़ा है कि ये क्लोरीन और जो HFC CFC वगैरह निकल के ऊपर जाते हैं, वो जो है यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं और यहाँ पर ओजोन लेयर है। एक्चुअली ओजोन लेयर क्या है, ये भी एक गैस के पार्टिकल्स ही तो है जो कि बहुत क्लोजली अटैच्ड होते हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जब अदर गैसेस जा रही हैं ऊपर, तो ये अपना स्पेस बना लेती हैं और ओजोन यहाँ से हट जाती है, तो वो ओजोन होल हो जाता है। तो यहाँ पर उन्हीं सब्सटेंस का पता लगाया गया 1987 में जाकर के कि वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि अफेक्ट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन, द ग्रुप ऑफ हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन दैट हैव बीन शोन टू प्ले द रोल इन ओजोन डिप्लीशन। देखा गया कि बहुत सारे हाइलोजन, ग्रुप ऑफ हाइलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, ये सब हाइलोजन ही हैं।
तो ये जा करके ऊपर जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। ऑल ऑफ दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कंटेन आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है सब्सटेंस है कंटेनिंग, जहां पे फ्लोरीन है वो उतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा हार्मफुल है। तो ये बात यहाँ पर बताई गई। अब यहाँ पे कहता है कि जो मॉन्टेरो प्रोटोकॉल है इसमें क्या कहता है कि HFC केम द सब्सटीट्यूट फॉर द CFC एंड HFC बिकॉज दे आर नॉट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, हेंस they allowed within the Montero protocol, however they are greenhouse gases हैं। ग्रीन हाउस गैसेज होने की वजह से जो है हाई ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, इस वजह से उनको रोका गया है। तो यहाँ पे ये बात समझाता है। फिर मॉन्टेरो प्रोटोकॉल से रिलेटेड और बातें हैं, ये लीगल बाइंडिंग है, ये बात याद रख लीजिएगा। In major invention, the protocol recognized that all nations should not be treated equally। अब मॉन्टेरो प्रोटोकॉल में कहा गया कि जितने भी नेशंस हैं, मतलब दुनिया भर में बहुत सारी कंट्री है, ठीक है, जैसे कि अगर आप देखें तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में अगर आप देखें तो कुछ जगह बहुत ज्यादा गरीबी है, तो अगर उनसे कहा जाए कि आप एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करो, तो भाई वो क्या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा? अगर कोई गरीब है, कोई गरीब को आप देखें, हम उसको बोलो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा कि पहले वो अपना पेट भरेगा? तो इसीलिए यहाँ पर ये चीजें आई कि सभी नेशन को इक्वली नहीं मतलब बाउंड किया गया। जैसे जो ज्यादा अफोर्ड कर सकती हैं, जो ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हैं, या ये कह सकते हैं जो डेवलप्ड नेशन है, उनके लिए कुछ और कैटेगरी रखी गई, जो डेवलपिंग है उनके लिए कुछ और जो अंडर डेवलप्ड है उनके लिए कुछ और कैटेगरी रखी गई लीगल बाइंडिंग में। The agreement acknowledged that the certain country have contributed to the ozone depletion more than other nation. Obligation to reduce the current emission should be reflect the technology and financial ability to do so। मतलब अब कह रहे हैं कि कुछ कंट्री ऐसी है जो कि फाइनेंशियली बहुत एबल है कि वो ध्यान रख सकती है। जैसे अगर आप देखो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां से देखो पोल्यूशन नहीं निकलता है या बहुत ही कम होता है, तो बट आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखो तो वो काफी महंगे आते हैं, तो हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता। सो उसी तरीके से है कि जो फाइनेंशियली एबल है वो कंट्री को कम, मतलब ज्यादा बोला गया कि आपको कम इमिट करना है जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, और टेक्नोलॉजी में भी जो एडवांस है, जैसे अगर आप चाइना को देखो तो काफी एडवांस है, USA को देखो एडवांस है, हमसे ज्यादा एडवांस है। सो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एबिलिटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि कुछ कंट्री की कैटेगराइजेशन कि आप इतना इमिट कर सकते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस और अदर कंट्री को इतना, इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो बेस ध्यान रखना है कौन कौन सी दो चीजें हैं, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल एबिलिटी के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है। whose annual per capita consumption and production of ozone depleting substance amount is less than 0.3 kg will get the technical and financial assistance। जो कंट्री जो है जिसका भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है वो अगर एनुअल डिप्लीशन 0.3 kg से कम रहता है तो उसको टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। अब देखिए जो भी हमने टॉपिक पढ़ा उससे बेस थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि मॉन्टेरो प्रोटोकॉल रिफर्स टू, मॉन्टेरो अभी हमने पढ़ा है मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में आया था। ये किस लिए आया था? कॉर्पोरेशन अमंग यूएन मेंबर कंट्री टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, phasing out the consumption and production of the ozone depleting substance, ensuring the environmental sustainability and safeguard the societal quality of world life। तो यहाँ पर किस चीज की बात की गई थी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनको आइडेंटिफाई करना। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कहता, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल was signed in order to address which of the following environmental issue। कौन से environmental issue के लिए मॉन्टेरो प्रोटोकॉल आया? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन पॉल्यूशन के लिए आया, डिप्लीटिंग दी ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन। तो बताया था, हम तो ये जानते हैं कि भाई आजकल ओजोन हम इतना ज्यादा पॉल्यूशन करने लगे हैं कि हमारे ट्रोपोस्फेयर में भी होने लगी है, बट मॉन्टेरो प्रोटोकॉल ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर के लिए नहीं था। ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर है जो सुरक्षा कवर प्रोवाइड कर रही है अर्थ को,
उसके लिए आया था, और उसके डिप्लीशन, जो सब्सटेंस हैं जो डिप्लीट कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आया था। तो नाउ थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एम्स एट, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसका मेन एम क्या था, रिडक्शन इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस, phasing out ozone depleting substance, prohibiting the transboundary movement of hazard waste, enhancing the cooperation among the UN member state, peaceful use of nuclear energy। तो ये किस लिए था, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिए था। देखिए सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन आपको देखने को अभी तक मिल रहे हैं, कि सभी आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप जितना भी आपको ध्यान से पढ़ाया जा रहा है, आप उसको अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या कहता, आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द को बेनिफिट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से को बेनिफिट क्या मिलता है, इम्प्यूटस ऑफ डेवलपमेंट एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, क्या एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम हम बनाने लगे हैं, रिडक्शन इन द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इमिशन, convergence of effort of international community in addressing air pollution, और control of transboundary movement of hazard waste। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया किस लिए आया, कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आया था। और क्या हुआ कि HFC वगैरह है उस पर भी रोकथाम लगाई गई, क्यों, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस के जो एलिमेंट हैं और ये बहुत जो है ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये भी एक समस्या का कारण है। सो यहाँ पर बात हुई कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके इक्विवेलेंट इमिशन है उसकी भी रोकथाम के लिए आया था। तो यहाँ पर सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सेट अप to provide financial and technical assistance to developing countries party of Montreal Protocol। कह रहा है कि जो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा किसको, डेवलपिंग नेशन को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आने वाली कंट्रीज को, whose annual per capita consumption and the production of ozone depleting substance amount is less than how much kg, 0.3, 0.5, 1.0 और 1.5। तो क्या था, 0.3 kg, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा था ना, ये देखिए 0.3 kg बताया था कि उन सभी को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जिनका जो इमिशन है वो 0.3 kg से कम रहता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, द ओनली UN ट्रीटी रिलेटेड टू एनवायरमेंट इशू which has been rectified by 198 UN member state is Montreal Protocol, Paris, Kyoto, Basel। तो अभी तक हमने मॉन्ट्रियल ही पढ़ा है, सो अभी इसका आंसर आप यही मार्क कर लीजिए, जब आप आगे पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आता है किगाली अग्रीमेंट। वैसे तो देखिए ये अग्रीमेंट आपका हुआ था 2016 में, बट चूंकि ये रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, इसलिए मैं यहीं पे ही समझा देती हूँ। इंडिया also played a crucial role in adoption of the Kigali Agreement, जो कि हुआ कब था, 2016 में, ठीक है, 2016 में। The parties to Montreal Protocol adopt कर ली थी किगाली अग्रीमेंट को। किगाली अग्रीमेंट को जो है, जो भी हमारी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की पार्टीज थी उन्होंने किगाली अग्रीमेंट को अडॉप्ट किया, ठीक है। इस अग्रीमेंट में क्या था, यहाँ पे बताया गया, दिस अग्रीमेंट विल बी अवॉइडेंस ऑफ 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली ये ऐसे लिखा हुआ है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। उन्होंने कहा कि इस सेंचुरी के एंड तक हमें जो है अवॉइड करना है 0.5 डिग्री टेम्परेचर से, मतलब कम करना है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उतना कम करना है। इट इज द बेस ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल बेस्ड था, ये इंपॉर्टेंट बात है, common but differentiated responsibility and respective capability, CBDRRC, common but differentiated responsibility, मतलब responsibility तो common है कि हमें अपने environment को जो है बचाना है, लेकिन differentiated है। differentiated क्यों है, क्योंकि भाई कुछ कंट्री ज्यादा आगे है, कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ अंडर डेवलप्ड है, कुछ डेवलपिंग है, तो differentiated responsibility है
लेकिन कॉमन है। एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी, उनकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उसी हिसाब से काम कर पाएंगे। एंड रिकॉग्नाइज द ग्रोइंग नीड ऑफ डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया। अब यहाँ पे जो इसकी लीगल बाइंडिंग कब हुई, 2019 में, ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इंडिया एंड सम अदर डेवलपिंग कंट्री वुड हैव टू कट डाउन HFC बाय 85%। इंडिया और उसके जैसे डेवलपिंग नेशंस को HFCs को कम करना है बाय 85% तक फॉर देयर वैल्यू। कब से कब तक, 2024 से 2026 तक हमें करना है। बाय द एंड ऑफ द ईयर 47 तक इस गोल को अचीव करना है। तो ये है आपका किगाली एग्रीमेंट, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है, अगर मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल के बाद देखें, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। तो ब्रंटलैंड रिपोर्ट में क्या था, 1987 में आया। इसमें मेन बात क्या थी, यहाँ पर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी देश की बात हो रही है, तो यहाँ पर एनवायरमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आवर कॉमन फ्यूचर है, रिपोर्ट है यहाँ पर द वर्ल्ड कमीशन का एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए, और इसको बोलते हैं ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जो कि 1987 में आया था। तो ये बात याद रखनी है आपको कि आवर कॉमन फ्यूचर जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट से, 1987 से। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जनरेट होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर स्टार्ट होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज क्रिस्टलाइज इन 1987। तो 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का समझ लीजिए जन्म होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। कभी कभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग भी पूछ लेता है एग्जाम में। मैंने देखा है किसी एग्जाम में, शायद किसी PhD के एंट्रेंस एग्जाम में था या UGC में ही था, तो वहां पे यही पूछा था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी आज की नीड को इस तरह से पूरी करें कि फ्यूचर खराब ना हो। ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दी फ्यूचर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही होता है टू मीट दी नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड। ठीक है, तो इस बात को कहते हैं, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। द प्रोमिनेंस गिव टू नीड रिफ्लेक्ट कंसर्न टू इरेडिकेट दी पॉवर्टी। इनका जो मेन कंसर्न था वो क्या था, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है एंड मीट दी बेसिक ह्यूमन नीड, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है भाई। पॉवर्टी को इरेडिकेट करना इज दैट नॉट अ इजी टास्क। तो यहाँ पर जो मेन कंसर्न है वो क्या है, गरीबी को पूरी तरह से खत्म करना है। और जो भी ह्यूमन की बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स क्या होती है, शिक्षा यानी कि एजुकेशन हो गया, जो हेल्थ है और फूड, ये हमारी बेसिक नीड होती है, तो उसको मीट आउट कराना है। इसको ही मेन कंसर्न रखा गया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ह्यूमन की बेसिक नीड को और पॉवर्टी को खत्म करना है, ऐसा इस रिपोर्ट में डिस्कस किया गया। फिर नेक्स्ट आता है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, बेसल कन्वेंशन, जो कि 1989 में आया। बेसल कन्वेंशन। अच्छा, अभी हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जहां पर कई जगह हमने देखा ट्रांस बाउंड्री हैजार्ड मूवमेंट, यानी कि एक देश है, ठीक है, उसकी अगर ये बाउंड्री है तो कुछ कंट्री क्या करती है कि अपने देश का कचरा अपने देश में ना फेंक करके दूसरे की कंट्री में जा करके फेंक देते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। तो उसके लिए एक ट्रीटी बनाई गई, एक कन्वेंशन हुई, जो कि कौन सी कन्वेंशन है आपकी, बेसल कन्वेंशन 1989 में आई। बेसल कन्वेंशन में क्या था, इसी चीज को कंट्रोल किया गया, जो ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट हो रहा है हैजार्डस वेस्टेज का। हैजार्डस वेस्ट क्या हो सकते हैं, आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं और किसी भी तरह की चीजें हो सकती हैं। तो जो वेस्ट है वो अपनी कंट्री में ना डाल के दूसरे की कंट्री में लोग डिस्पोजल कर रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेसल कन्वेंशन आया 1989 में। ये क्या कहता है, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज डिजाइन्ड टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशन एंड स्पेसिफिकली प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हैजार्ड वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्री। जो डेवलप्ड नेशन है वो अपने आस पड़ोस के जो लेस डेवलप्ड कंट्री हैं वहां पर जाके अपना कचरा
फेंक देते थे, तो उसको कंट्रोल किया गया। देखिए, जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन होते हैं उनको काफी दबा दिया जाता है। जो डेवलप्ड नेशन अगर उसके आसपास होते हैं तो क्या करते हैं लोग कि अपना कचरा वहां फेंक दें। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो कि मतलब चीप है, लेस कॉस्ट की है, तो उसको वहां पर जाकर के बेच देना, मतलब खराब कर देना, वहां के मार्केट को डिस्ट्रॉय करना, ये सब काम होता है। तो इसलिए उन चीजों को रोकने के लिए ही जो गवर्नमेंट होती है ये सब कन्वेंशन और ट्रीटी लेकर के आती है। The convention is also intends to minimize, क्या minimize करना है? The amount of toxic waste। toxic waste होते हैं कई तरह के, केमिकल भी हो सकते हैं, तो जो कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है, तो उसको कम करने की बात की गई, ठीक है। और उनको उनके मैनेजमेंट पे भी मतलब बताया गया कि उनको कैसे मैनेज करना है, उन वेस्ट को, उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये बात आपकी बेसल कन्वेंशन में हुई जो कि 1989 में हुई। अब नेक्स्ट यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक और शुरू होता है जो कि है आपका अर्थ समिट, और यहीं से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो अर्थ समिट हुई वो 1992 में हुई, ठीक है। और इसमें दो चीजें निकल के आई, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स आए और कुछ यहाँ पर लीगल बाइंडिंग हुई। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आए? डॉक्यूमेंट यहाँ पर आया आपका रियो डिक्लेरेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा डॉक्यूमेंट, तीन डॉक्यूमेंट थे, तो सेकंड डॉक्यूमेंट था उसमें क्या था? एजेंडा 21। एजेंडा 21 का मतलब 21st सेंचुरी के लिए है, नॉन बिल्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है थर्ड जो था वो फॉरेस्ट प्रिंसिपल के लिए था और इसको लीगल बाइंडिंग भी मिली। और जो डॉक्यूमेंट तो हो गया, उसके बाद यहाँ पर थी आपकी लीगल बाइंडिंग, वो कौन कौन सी है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। लीगल बाइंडिंग का मतलब कहते हैं कि अब मतलब ये चीज जैसे एक होता है कि प्रॉमिस करना, प्रॉमिस के बाद अगर वो चीज ऑन पेपर हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे आप लॉ में पढ़ते हैं ना कि प्रॉमिस के बाद अगर दोनों पार्टी एक्सेप्ट कर ले और ऑन द पेपर हो जाए, साइन कर दे, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया? अब ये लीगल प्रूव हो गया। उसी तरह से जैसे डॉक्यूमेंट हुआ, मतलब पहले एक प्रॉमिस हुआ, लेकिन प्रॉमिस के बाद जब उसको लीगल बाइंडिंग हो गई, फिर क्या होता है कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि उस कंट्री को उतना वैसे ही एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो लीगल बाइंडिंग हुई किस चीज पे? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन। डिसर्टिफिकेशन मतलब जो डेजर्ट है, जो जैसे थार डेजर्ट हो गया, राजस्थान, ये क्या है? डेजर्ट एरिया जो जहां जहां भी है उसके लिए। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन के लिए, और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से ऑप्शन दे देगा, इनमें से बताओ कि कौन सा जो है लीगल बाइंडिंग है। तो ये तीनों चीज आपकी लीगल बाइंडिंग है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि लीगल बाइंडिंग अग्रीमेंट कौन कौन से हैं? UNFCCC है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट डिसर्टिफिकेशन है, और CBD जो कि बायोडाइवर्सिटी वाला है। ये तीन आपकी लीगल बाइंडिंग है, ठीक है। ये एरो समझ लीजिए ऐसे है। अब ये यहाँ पे इसको नीचे वाले को नहीं देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है, ये नहीं है अभी सिर्फ ये आपको ध्यान में रखना है कि ये तीन जो है वो लीगल बाइंडिंग है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, कार्टिजिना, नागोया, ये सब क्या है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन आपको यहां तक ध्यान रखना है कि ये ही केवल लीगल बाइंडिंग है, ये सब इसके नीचे है। मतलब पहले लीगल बाइंडिंग हुई इन चीजों की, फिर उनको ठीक करने के लिए अलग अलग कन्वेंशन, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अग्रीमेंट्स, ये सब चीजें आएंगी। बट वो डिपेंड करता है कि उनमें से कौन सा लीगल बाइंडिंग है, कौन सा नहीं है, वो तो फ्यूचर की बात है। बट ये आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों लीगल अग्रीमेंट हैं जिनकी लीगल बाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो हमने काफी सारी चीजें देख ली हैं, और ये सेशन अब आपका यहाँ पे मैं एंड करती हूँ। और आई होप कि आपको ये चीजें, इतनी चीजें समझ में आई होंगी, और आपने भी देखा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अगर चीजें समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो भी आप लिखिएगा।
और आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्विज़ेस वगैरह प्रोवाइड करती हूँ, नोटिफिकेशन प्रोवाइड करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।